We are going to continue with chapter number 4, which is force system resultants. If you remember, last week we discussed these 4 topics. We started with moment of a force, scalar formulation. Then we briefly discussed what a cross product is. That is how you are going to take the cross product of 2 vectors. Then we discussed the moment of a force and its vector formulation. Just last time we discussed हुआ था whenever you are solving problems relevant to 2D के अंदर हम ज्यादातर ये स्केलर फॉर्मुलेशन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं. Whereas for all those problems जो कि 3 डायमेंशनल से रेलेवेंट होते हैं उसमें फिर आप ये वेक्टर फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं. वजह क्या है वेक्टर फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करने की 3D में? क्योंकि आपके पास वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 3D में. तो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू यूज द वेक्टर फॉर्मुलेशन. इसी वेक्टर फॉर्मुलेशन में फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ा था. वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहते हैं कि सपोज आपके पास कोई पॉइंट O है जिसके अबाउट आपने इस फोर्स F का जो है वो मोमेंट निकालना है. तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स F अबाउट पॉइंट O, तो जरूरी नहीं है कि आप इसमें कोई एक स्पेसिफिक वेक्टर ही डिफाइन करें. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं कि यू कैन फाइंड आउट, अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखें इस वेक्टर फॉर्मुलेशन को, तो द मोमेंट अबाउट पॉइंट O should be equal to vector R cross F, where R can be any position vector which is being defined from point O to the line of action of that force. So principle of transmissibility के हिसाब से वो वेक्टर जरूरी नहीं है कि आप ये perpendicular वेक्टर ही जो है वो लें. It can be any vector, it can be this vector, it can be this vector, or any vector which is being defined from point O to the line of action of that force. तो अगर आपके पास force की line of action में कोई एक point known है, आपके पास point O के coordinates known है, so you can define any position vector which is being originating from point O to the line of action in that force, and then you take the cross product of R cross F in order to find out the moment due to this force. So ये principle of transmissibility है जो कि आपको help करेगा once you are using the vector formulation. Then there was a very small topic as well जो कि हमारे पास principle of moments का topic था, या जिसको हमने Varignus theorem भी कहा था. ये theorem क्या कहता है कि if you want to find out, और ज्यादातर Varignus theorem जो है हम अप्लाई करते हैं in 2 dimensional problems. Varignus theorem कहता क्या है कि it states that कि अगर आपके पास कोई फोर्स एक्ट कर रही है और आपने उस फोर्स का मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट जो है वो फाइंड करना है, तो उस फोर्स का मोमेंट और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो. रादर आप उस फोर्स को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व कर लें और उसके कंपोनेंट्स के मोमेंट को अलजेब्रिकली ऐड कर दें, तो आपको उस फोर्स का ओवरऑल मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट जो है वो मिल जाएगा. तो 2D में ज्यादातर जगहों पे आप ये वेरिग्नस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन 3D में अगर हम बात करें तो फिर आप इस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से जो है वो मोमेंट वेक्टर जो है वो फाइंड करेंगे. लास्ट टाइम हमने कुछ एक दो एग्जांपल्स इस टॉपिक से रेलेवेंट सॉल्व की थी. आज हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड देन इंशाल्लाह इन द सेकंड हाफ ऑफ टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ स्पेसिफाइड एक्सिस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. रिवीजन हमने कर ली है. ये वो एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स हैं. इनमें से एग्जांपल 4.1 से लेके 4.5 तक हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी. आज हम 4-6 और इन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विद example 4-6. A force is being applied at the end of this bracket. Let us say कि मैं इस bracket के इस end को point A के तौर पे जो है वो ले रहा हूँ. So this force is being applied at the end of this bracket at point A. You need to determine the moment of this force about point O. So आपके पास एक अदर force apply हो रही है which has a magnitude of 400 newtons at an angle of 30 degrees with respect to the y-axis. You need to determine the moment of this force about point O. So is it a 3D problem or a 2D problem? Say 2D. 2D problem. So it would be much easier to solve it using the Varignus theorem, isn't it? Okay, so what we are going to do here, हम इसको पहले वेरिग्नस थ्योरम के साथ स्केलर एनालिसिस जो है वो कर लेते हैं, और जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए हम इसको वेक्टर फॉर्मुलेशन करके भी देखेंगे कि क्या कोई फर्क तो नहीं आ रहा हमारे सोल्यूशन में. ऑल्दो जिस तरह अभी बात हुई इट इज अ 2D प्रॉब्लम, इस पे स्केलर एनालिसिस ज्यादा सुटेबल है, लेकिन जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए वी आर गोइंग टू परफॉर्म द वेक्टर फॉर्मुलेशन और वेक्टर सोल्यूशन एज वेल. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू परफॉर्म द स्केलर एनालिसिस, what we are going to do is we are going to resolve this force into its two components along the x and y axis. So since the angle is given to you with respect to the y-axis, so this component would be your y component जिसको हमने fy कहा है, and this component would be the x component जिसको हमने fx कहा है. Now again जिस तरह हमने कहा है एंगल चूंकि आपको y-axis से given है, so this fy would be equal to 400 cos of 30 because the angle is given to us as with respect to y-axis, जबकि हमारे पास fx हो जाएगा इसी हिसाब से 400 sin of 30. So once we are calculating the moments about point O, हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी convention define करते हैं. This positive sign indicates that we are taking counter clockwise moments as positive. So we are calculating moments about point O. That should be equal to, अगर हम सबसे पहले x component consider करें, the magnitude of x component is 400 sin of 30.
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये x कंपोनेंट बना रहे हैं फ्रॉम पॉइंट O इज बेसिकली दिस डिस्टेंस विच इज 0.2. सो हमने इसको 0.2 जो कि मोमेंट आर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. एज फार एज द डायरेक्शन ऑफ दिस x component moment is concerned, if we are going to trace a complete circle of fx about point O, ये किस डायरेक्शन में? Is it clockwise or counterclockwise? Counterclockwise. It is counterclockwise. So as per our convention, this moment is going to be taken as positive. The second component, which is 400 sine of 400 cos of 30, which is the y component, इसके लिए perpendicular distance जो हमें given है it is 0.4. So आपके पास 0.4 जो है वो perpendicular distance आ गया. और जहां तक ताल्लुक इसके moment का है, so it is going to be this direction, which is the clockwise direction. So we are going to include a negative sign before this component's moment. So once you algebraically add the moment due to these two components, you are going to get the moment as minus 98.6 Newton meter, and this negative sign indicates कि आपके पास ये मोमेंट जो है वो clockwise direction में आ रहे हैं. Is it clear to all of you? सर जी सर ये fx की जो डायरेक्शन है इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो किया. हम इसको क्लॉकवाइज में भी कर सकते थे और cos 30 की जो है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में भी तो अगर हम करना चाहें तो कर सकते थे. कैसे कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज? देखिए, जब भी हम मोमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं उसका तरीका क्या होता है, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो बाकियों की भी क्लियर हो जाएगी. आप उस फोर्स के हेड से, ये हेड है ना एफएक्स का, इस फोर्स के हेड से एक सर्कल ट्रेस करते हैं अबाउट पॉइंट O. सो जब आप सर्कल ट्रेस करेंगे फ्रॉम पॉइंट O टू दैट टेल ऑफ दैट वेक्टर, फ्रॉम द हेड ऑफ दैट वेक्टर अ सर्कल इज बीइंग ट्रेस्ड अबाउट दैट पॉइंट जिसके अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं अप टिल द टेल. तो ये सर्कल किस डायरेक्शन में बन रहा है? इट इज काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे बन सकते हैं, मुझे आप ये बता सकें? जी ठीक, अभी समझ आइए सर. आप समझ आ गई? तो हमेशा उस फोर्स के हेड से आपने उस पॉइंट के अबाउट एक सर्कल ट्रेस करना है अप टिल द टेल ऑफ दैट फोर्स. तो वो सर्कल जिस डायरेक्शन में भी बन रहा होगा वो मोमेंट की टेंडेंसी ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन होगा. ओके सर. चलें, अब ये 98.6 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आया है. कैन आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट वेक्टर एज वेल? इफ आई एम सेइंग कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है जिसमें ये ब्रैकेट लाई करता है, सो व्हाट शुड बी दिस माइनस 98.6 न्यूटन मीटर इन वेक्टर फॉर्म? राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करूंगा. जी, किस यूनिट वेक्टर के साथ मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं? के और नेगेटिव के. नेगेटिव के सर. जी, नेगेटिव के होगा. सो आई कैन राइट दिस एज माइनस 98.6 के न्यूटन मीटर अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना पड़ जाए. ठीक है, तो आई होप कि स्केलर सोल्यूशन हर एक को क्लियर हो गया होगा. कोई पॉइंट जो आपको यहाँ ना समझ आए हो स्केलर सोल्यूशन के हवाले से वो आप पूछ सकते हैं. सर ये वेक्टर वाला द्वारा था, हमने के क्यों लिखा सर? देखें, आपको हमने पहले भी बताया था राइट हैंड रूल क्या कहता है कि वंस यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, द थंब इज गोइंग टू पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंट. तो आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, मोमेंट आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है. आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब जो है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करे? इट इज पॉइंटिंग इनसाइड दिस बोर्ड. ऐसा ही है? यस, ऐसे समझ आ गया सर. So inside this board is basically the negative z axis. तो negative z axis के along जो यूनिट वेक्टर होता है that is minus k. तो हम उसको minus k के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Okay, now just for your understanding, although जैसे हमने पहले भी कहा था कि आपको जो है वो टू डायमेंशन में वेक्टर सोल्यूशन इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, लेकिन जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए लेट अस सपोज कि अगर मैं इसका वेक्टर सोल्यूशन देखना चाहूँ, तो वेक्टर सोल्यूशन के लिए मुझे पता है कि मोमेंट जो है MO वेक्टर, इट इज बेसिकली इक्वल टू पोजीशन वेक्टर R क्रॉस F, where R can be any position vector starting from point O to the line of action of that force. ऐसा ही है? Yes. So in order to take this vector solution, can I take this position vector R जो कि मैंने यहाँ green vector से represent किया है? Can I use this vector? Yes sir. Okay, ये vector होगा क्या? सर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे. यार पाइथागोरस से क्या जरूरत है निकालने की? मुझे ये दो डिस्टेंसेस गिवन है.
Shouldn't be it 0.4i minus 0.2j, since this vector lies in the fourth quadrant, so it should have a positive x component and a negative y component. That positive x component is given to me as 0.4. The y component is given to me as 0.2, so it is going to be 0.4i minus 0.2j. ऐसे ही है? Yes, sir. Okay. Okay. What about this force F? Can I write it in terms of Cartesian vector notation? ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करती है फोर्स? Again, it lies in the fourth quadrant. So इसका positive x, negative y होगा. So it would comes out to be 400 sin 30i minus 400 cos 30j. आपके पास ये इस तरह कार्टेशियन नोटेशन में आ जाएगी 400 sin 30i minus 400 cos 30j. So once you put the values of sin and cos, it would comes out to be 200i minus 346.4 j. ठीक है, ये क्लियर है? रेट को r और f कैसे हमने कार्टेशियन नोटेशन में लिखा है? Yes, sir. Clear. Okay, so once you take this cross product of r cross f, क्रॉस प्रोडक्ट हम ज्यादातर जगहों पे यही डिटर्मिनेंट वाला मेथड जो है वो फॉलो कर रहे होंगे. वो मेथड क्या कहता है कि फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट आपके तीनों यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे i j k. द सेकंड रो वुड रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर r. तो यहाँ आपके पास कंपोनेंट 0.4 माइनस 0.2 और 0 हैं. अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स आपके पास 200 माइनस 346.4 और 0 आएगी. तो डिटर्मिनेंट्स की आपकी ये वैल्यूज आएंगी. इसमें जब मैं i को एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा इसके साथ, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से i के साथ? सर 0 होगा. 0 होगा. ओके, जब मैं j को एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 0 सर. अगेन 0 होगा बिकॉज आपके ये दोनों 0 हैं. सो फाइनली मेरे पास जो चीज आनी है वो k को एक्सपेंड करके आनी है. सो k को एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस इन दो की मल्टीप्लिकेशन. सो दैट विल गिव मी माइनस 98.6. सो आपके पास दोबारा जो सोल्यूशन आएगा वेक्टर से वो वही आएगा जो कि माइनस 98.6 न्यूटन मीटर है, जो कि हमने स्केलर तरीके से भी जज कर लिया था. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि बेशक आप वेक्टर यूज करें या स्केलर यूज करें, दोनों से सोल्यूशन सेम मिलेगा. लेकिन जनरली जब हमारे पास 2D प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस तरह का ये वाला प्रॉब्लम था, तो इसमें स्केलर सोल्यूशन वुड गिव मी अ मच इजियर सोल्यूशन. वेक्टर आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हो. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ वेक्टर एनालिसिस जो है वो की गई थी. जी, आप कोई क्वेश्चन हो आपको तो काइंडली पूछ सकते हैं. Any question regarding this example? No question. Shall we move forward? जी काइंडली मुझे कंफर्म कर. चलिए ठीक है. Yes, So moving to the exercise problems and starting with problem 4-9. First of all, let us read the statement of this problem. In order to pull out the nail at point B, the force F exerted on the handle of the hammer must produce a clockwise moment of 500 pounds inch about point A. You need to determine the magnitude of this force F. Now थोड़ा सा रिवर्स कर दिया गया, बजाय इसके कि आपको फोर्स दी जाती और आपसे कहा जाता मोमेंट कैलकुलेट करें. आपको गिवन है कि इस नेल को निकालने के लिए इतनी क्लॉकवाइज मोमेंट रिक्वायर्ड होगी. उस क्लॉकवाइज मोमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये आपने जो है वो डिटरमिन करना है. सो अ फोर्स F इज बीइंग अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ दिस हैमर. आपने फाइंड आउट करना है कि इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा कि इट वुड क्रिएट अ मोमेंट ऑफ 500 पाउंड्स इंच अबाउट पॉइंट A. Okay, so in order to solve it, first of all, let us divide or resolve this force into its two components along the axis of the hammer and perpendicular to the axis of the hammer. So these are the two components, red and yellow, जो कि आपको show किए गए हैं. The red component would have a magnitude of F cos 30 since the angle is being defined with respect to this axis, whereas the yellow component would have a magnitude of F sin 30. I hope कि ये force की resolve जो मैंने की है along the axis of the hammer and perpendicular to the axis वो आपको समझ आ गई है. yes, sir. Okay, now in order to find the moments due to these two components and applying the Varignon's theorem, since we are taking moments about point A, so F cos 30 जो है
it is making a perpendicular distance of 18 inches from point A. So the perpendicular distance or moment arm of this F cos 30 component is 18 inches, whereas the second component, which was F sin 30, it is making a moment arm of 5 inches from point A. So in order to calculate the moment, we are going to use the same sign convention. That is, we are taking counterclockwise moments as positive, taking moments about point A. First of all, starting with the cos component. That cos component is F cos 30. जिस तरह अभी बात हुई है, आपके पास F cos 30 है, उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास इंचेस में है, चूंकि मोमेंट भी हमें 500 पाउंड इंच में गिवन है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट इन फुट, हम तमाम डिस्टेंसेस को इंचेस में लेंगे. सो F cos 30 into 18. जहां तक इसके डायरेक्शन का ताल्लुक है, सो आई एम गोइंग टू ट्रेस अ कंप्लीट सर्कल फ्रॉम द हेड ऑफ दिस फोर्स about point A. This circle is being traced in a clockwise fashion. So it means कि आपके पास जो मोमेंट आ रहा है वो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा. यहाँ तक क्लियर है एक को इस कंपोनेंट का मोमेंट और इसका साइन? Yes sir, clear. चलें, अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की. द सेकंड कंपोनेंट वाज F sin of 30, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मोमेंट आर्म बना रहा था ऑफ 5 इंचेस. और अगर मैं इसको ट्रेस करूं कंप्लीट सर्कल को अबाउट पॉइंट A, so it is making a moment in which direction? Clockwise, counterclockwise? Sir, clockwise. Clockwise, so it should also be included with a negative sign. So the total moment of these two components should be equal to the moment for which is required for removing this nail from point B. So that is equal to minus 500 pounds in जो कि आपको क्वेश्चन में given है. So in this equation, only the unknown quantity is this force F. Once you solve it, this force F would comes out to be 27.64 pounds. So this much of force would be applied at this point at an angle of 30 degrees. That would create a resultant moment of 500 pounds inch in a clockwise direction. Is it clear to all of you? कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो इस प्रॉब्लम में, you can ask now. जी क्लियर है सारी चीजें? मोमेंट के डायरेक्शन, मोमेंट आर्म, नेगेटिव साइंस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ आ गया है? एक को किसी का ये सवाल तो नहीं है कि F sin 30 जो है वो पॉइंट A के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे? नो सर, ऐसे ही होगा. ऐसे ही होगा, चलिए ठीक है. ओके, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा सवाल से चेंज कर देता, मैं आपसे कहता कि आपको जो मोमेंट कैलकुलेट करने हैं वो कैलकुलेट करने हैं अबाउट दिस पॉइंट विच इज से पॉइंट C. अब इस सूरत में कंपोनेंट तो मेरे वही बनने थे, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट. साइन कंपोनेंट कितनी मोमेंट प्रोड्यूस करता है अबाउट पॉइंट C? Sir, 0. Why? Sir, क्योंकि सर इन द लाइन आ गया ना. Because Yes, sir. component is passing through that point जिसके अबाउट ऑफ मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो जीरो मोमेंट प्रोड्यूस करता है, ये वाला जो कंपोनेंट है. तो ये कंपोनेंट जीरो मोमेंट हो जाती. F cos 30 वाला जो कंपोनेंट है वो मोमेंट जो प्रोड्यूस करता है वो हो जाता है F cos 30. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका? सर 18 इंच. 18 है. डायरेक्शन क्या होगा? Sir, negative. Clockwise. तो आपके पास ये मोमेंट आ जाती. आई होप कि ये चीज क्लियर है. तो डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट वो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी सोल्यूशन उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाता है. ठीक है सर, बी के अराउंड होगा. क्या चीज? ये सर बी के अराउंड होगा. बी कह लें या सी कह लें, बेसिकली मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया विच इज पॉइंट सी. बी जो है, बी बेसिकली ये वाला पॉइंट है. ठीक है, हम सही. बी के लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं गिवन, लेकिन हम सी के लॉन्ग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, Yes, sir. चलें थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम देखते हैं, विच इज प्रॉब्लम 4-18. इनिशियली वी आर गोइंग टू सॉल्व 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स. उसके बाद फिर प्रोबेबली शायद ब्रेक का टाइम हो जाएगा 9:25 पे, और ब्रेक के बाद फिर हम थोड़े से 3D प्रॉब्लम और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे. Okay, the next 2D problem is problem 4-18. Let us first of all read the statement of this problem, और उसके बाद फिर इसके solution के हवाले से बात करेंगे. Two boys push on the gate as shown. If the boy at B exerts a force of 30 pounds, determine the magnitude of FA which boy A must exert in order to prevent this gate from turning. In other words,
the resultant moment due to these two forces should be equal to 0. Only then the gate would remain stationary. Otherwise, अगर ये 0 नहीं होगा तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा होगा ये गेट उस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा. So we need to find out the required magnitude of force A such that it is going to completely balance the moment of force B. Neglect the thickness of the gate. I hope के सवाल हर एक को क्लियर है. So let us start with the solution of this problem. First of all, we need to resolve these forces in terms of their components along the x and y axis. So as far as force B is concerned, आपके ये दो components बने. The first one is F cos 60 या FB cos 60. The other one is FB sin of 60. इसी तरह अगर मैं force A की बात करूं तो force A के भी मेरे पास दो components बनेंगे. One is this component, the other one is this component. तो ये चार components मेरे पास forces के जो है वो आ गए हैं. इन components को अगर मैं individually यहाँ mention भी कर दूं, this component is basically FB sin 60. This component is FB cos 60. तो ये दो कंपोनेंट्स आपके पास FB के आ गए हैं. अगर मैं FA की बात करूं तो आपके पास ये जो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ रहा है ये हो जाएगा FA टाइम्स 4/5. तो FA टाइम्स 4/5 हो जाएगा. और अगर मैं इस y कंपोनेंट की बात करूं तो ये FA टाइम्स 3/5 होगा. ऐसा ही है, यही चार कंपोनेंट्स बन रहे हैं. यस सर, यही बन रहा है. Okay, what about the two components of FA and FB which are acting along the x-axis? इनकी वजह से कितना मोमेंट आएगा? If we are calculating the moment about point C. 0. 0 आएगा. 0 होगा क्योंकि लाइन उस वजह क्या है? Because we are neglecting the thickness of the gate, so we can assume that both these components are passing through point C and they are going to create 0 moment. So हमने किया क्या कि हमने इन दोनों components की वजह से moment को 0 कर दिया. Okay, now applying the moment equation scalar form में हम करें जो कि 2D problem है. So we are taking counterclockwise moments as positive. So moments about point C should be equal to, अगर हम start करें FB से, so it is going to be FB sin of 60 और इसका perpendicular distance कितना है? It is this distance from point C which is 6 units. अगर मैं direction की बात करूं so it is producing a moment about point C in a counterclockwise direction. So इसको मैं positive sign के साथ लूंगा. Secondly, जो मेरे पास FA का component moment बना रहा है y component, that is FA और साथ साथ आपको 3/5 मिल गया. इसके perpendicular distance की अगर मैं बात करूंगा तो it is basically this distance which is 6 + 3 9 foot. और इसकी मोमेंट का डायरेक्शन अबाउट पॉइंट सी अगर मैं देखूं तो वो ये डायरेक्शन है which is clockwise direction. So I'm going to include it with a negative sign. And since we require that both the moments are going to be equal or the resultant moment is going to be equal to 0, तो मैंने इस पूरे चीज को equal to 0 पुट कर दिया. The only unknown thing here is FA. Once you solve it, the value of FA would comes out to be 28.87 pounds. So this is going to be the required force that should be applied at point A such that it should prevent this gate from turning. Is it clear to all of you? यस सर, क्लियर है. अच्छा चलिए, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है. Let us suppose कि मैं आपसे कहता कि this gate has a thickness of say 0.5 foot. अब क्या फर्क पड़ना था सोल्यूशन से? सर अब एक्स कंपोनेंट भी काउंट होगा. अच्छा चलिए, x कंपोनेंट भी काउंट होगा लेकिन a का x काउंट होगा कि b का x काउंट होगा? सर B का. That's correct, क्योंकि a का x तो still it is passing through point C. आपके पास point C जो है वो ये वाला point given है. So a का कंपोनेंट तो still point C से पास हो रहा है. आपके पास जो b का कंपोनेंट है वो एक एडिशनल आ जाता. So that component would be equal to FB cos 60 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास 0.5 हो जाता. डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होना था इसका? क्लॉकवाइज सर. इट इज क्लॉकवाइज. तो आप जो है वो इसको नेगेटिव साइन के साथ शामिल करते. प्रोबेबली ये कंपोनेंट बहुत कम होता बिकॉज आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत कम आ रहा था. तो अगर आपको थिकनेस नेग्लेक्ट करने का ना कहा जाता और इस थिकनेस की वैल्यू गिवन होती तो देन यू कैन ऐड दिस एडिशनल कंपोनेंट इन योर इक्वेशन.
ठीक है, क्लियर है रेक को? यस सर क्लियर है। चलिए, so moving on to the next problem, which is problem 4-36. The wheelbarrow and its contents have a center of mass at point G. So इसका center of gravity जो है वो इस point G के ऊपर जो है वो given है. If the force of 100 Newton and the resultant moment produced by force F and the weight about the axle is 0. यानी अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो आपको 100 न्यूटन गिवन है और ये भी गिवन है कि जो रिजल्टेंट मोमेंट ये फोर्स और वेट पॉइंट ए के अबाउट बना रहा है वो 0 है, we need to determine the required mass of the wheelbarrow and its contents in order to satisfy these two conditions. ठीक है, तो आपके पास एक wheelbarrow गिवन है जिसके contents का mass unknown है, but ये आपको known है कि that mass is acting or that weight is acting about on point G. The force F has a magnitude of 100 Newton and the overall or resultant moment because of this force and weight is equal to 0 about point A. We need to find out the required mass of that wheelbarrow and its contents. ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह solution करने के लिए we need to resolve this force into its two components along the x and y axis. आपके पास जो दो components आएंगे वो आ जाएंगे f cos 30 which is going to be this component and f sin 30 which is going to be दिस कंपोनेंट. ये आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गए और जिस तरह से पहले बात हुई है आपके पास जो वेट है दैट इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड अब इस पॉइंट जी से. तो W जो है इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड और इस W को मैं mg की फॉर्म में जो है वो लिख सकता हूँ बिकॉज आई एम बीइंग आस्क्ड टू डिटरमिन द मास ऑफ द व्हीलबैरो. तो m की वैल्यू मुझे फाइंड करनी होगी, g की वैल्यू में 9.81 जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ. ओके, स्टार्टिंग टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए. अब इसमें एक बात नोट कर लें, आपके पास जो मोमेंट है इट शुड बी टेकन अबाउट पॉइंट ए विच इज बेसिकली द जो उसका फ्रंट व्हील है उसका एक्सेल जो है उसका पॉइंट है. सो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए एंड यूजिंग द साइन कन्वेंशन दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर बीइंग टेकन एज पॉजिटिव. सो आई एम गोइंग टू टेक मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए स्टार्टिंग विद सबसे पहले अगर मैं W की वजह से मोमेंट कैलकुलेट करूं, सो दिस फोर्स और दिस वेट इज गोइंग टू क्रिएट अ मोमेंट अबाउट पॉइंट A in this direction, which is basically the clockwise direction. So I'm going to write it as minus mg, which is the value of weight or force. और इसका perpendicular distance जो मुझे given है वो कितना है? So 0.5. 0.5 और 0.3? Sir, 0.3. 0.3. Basically, this is the perpendicular distance which this weight is making from point A. तो आपके पास minus mg into 0.3 आ गई है. उसके बाद मूविंग ऑन टू द कॉस कंपोनेंट जो कि मेरे पास f cos 30 है. f cos 30 की अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो वो आपके पास कितना बनता है? वो आपके पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बनता है विच इज 0.65 प्लस 0.5. ऐसे ही है. What is the direction of this moment f cos 30 जो बना है? Counterclockwise. Counterclockwise, so I'm going to include it with a positive sign. So आपके पास f cos 30 into 0.65 plus 0.5 आ गया. And then the next force is f sin 30. और f sin 30 का perpendicular distance की अगर मैं बात करूं तो वो point A से कितना बनता है? 1.5. It is this distance which is 1.2 plus 0.3. ये जो आपका डिस्टेंस बन रहा है तो 1.5 बनता है. और अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है? Counterclockwise. It is again Counterclockwise. in a counterclockwise direction, so I'm going to include it with a positive sign. Now the condition which is given to us is कि ये दोनों चीजें weight और force मिला के zero moment या produce कर रही हैं. So I'm going to put this whole equation to be equal to 0. अभी equation equal to 0 put की the only unknown here is the value of this m. बाकी तमाम चीजें तो हमें known है, f का value known है जो कि 100 Newton है. So once I am going to solve it, I am going to get the value of m to be equal to 59.3 kg. So this is going to be the required mass of the wheelbarrow and its contents, which is going to produce zero moment about point A. Is it clear to all of you? कोई point माइनस क्यों लिखा है? थोड़ा सा गौर से इस फिगर को देखें. अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूं ताकि आपको चीजें समझ आए. वेट जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है सर. ठीक है, हमें इसका मोमेंट लेना है अबाउट पॉइंट ए. सो इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट और डायरेक्शन के बारे से बात करते हैं, इसके एरो हेड से जब मैं एक सर्कल ट्रेस करता हूं अबाउट पॉइंट जी, ये किस डायरेक्शन में सर्कल बन रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मोमेंट्स हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? सर माइनस. सर तो इसीलिए ये माइनस